हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर तीसरे पार्ट में तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किस प्रकार हुआ, प्रारंभिक प्रयास, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम तत्वों के वर्गीकरण के जो अन्य प्रयास थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो चौथा प्रयास था वो लोथर-मेयर के द्वारा किया गया था। लोथर-मेयर ने अपने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व का निर्माण किया था। एटॉमिक वॉल्यूम कर्व यानी परमाणु आणविक वक्र लाइन का उन्होंने 1869 में निर्माण किया था। लोथर-मेयर का परमाणविक आयतन वक्र in 1869, Lothar-Meyer presented the classification of element in the form of a curve between atomic masses and atomic volume। 1869 में लोथर-मेयर ने तत्वों के परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान एवं उसके परमाणु आयतन के बीच एक वक्र रेखा खींची, एक वक्र रेखा खींची। स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम, और यह बताने का प्रयास किया कि चूंकि तत्वों का जो आवर्ती गुण होता है वह उसके परमाणविक आयतन के स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन गुण होते हैं। यहाँ एटॉमिक वॉल्यूम यानी परमाणविक आयतन बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास बटे डेंसिटी। यहाँ हम मॉलिक्यूलर मास ना दे करके इसको लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मतलब परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान बटे डेंसिटी यानी परमाणु का घनत्व। ही कंक्लूडेड, उन्होंने इस वक्र के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले, ही कंक्लूडेड दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन द कर्व। वक्र में वैसे तत्व जो वक्र में समान गुण वाले जो तत्व थे उन्हें वक्र में समान स्थानों पर स्थान दिया गया, और उन्होंने जो अपने वक्र का निर्माण किया वो था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास से और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच एक ग्राफ का निर्माण किया। इसमें जितने भी क्षारीय यानी अल्कली मेटल थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी को वक्र में उच्च स्थान दिया गया। जो हैलोजन वर्ग के सदस्य थे यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको जो है वह वक्र में चढ़ाव वाले स्थानों पर स्थान दिया गया। निष्क्रिय गैसों को चढ़ाव वाले स्थानों के बीच जो है, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, उनको जो है चढ़ाव वाले स्थान पर जो है स्थापित किया गया। और जो क्षारीय मृदा धातुएं यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल, उनको जो है चढ़ाव से ढलान वाले स्थानों पर स्थान दिया गया, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ जो होगा बेरिलियम होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। और सबसे नीचे वाले स्थान पर वैसे
तत्वों को दिया गया जो ढलान के निम्नतम बिंदु पर थे। वहां पर ऐसे तत्वों को स्थापित किया गया जिनका गलनांक जो था बहुत अधिक था। इस प्रकार लोथरमियर ने अपने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व की सहायता से तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। 1869 में रूसी वैज्ञानिक इवेनिच मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में उन्होंने उस समय के ज्ञात जितने भी तत्व थे, 63 थे, उन सारे तत्वों को इस आवर्त सारणी में उन्होंने उनके बढ़ते हुए, उन तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाने का प्रयास किया। उन्होंने उन तत्वों को सही स्थान पर बिठाने का प्रयास किया। उस प्रयास में उन्होंने कुछ तत्वों के जो परमाणु भार ज्ञात किए गए थे उनको भी दुरुस्त किया। मेंडलीफ महोदय ने, अगर सच्चाई से अगर इस बात को स्वीकारा जाए तो मेंडलीफ महोदय ने वास्तविक रूप से तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था और इस प्रयास में उन्होंने तत्वों के रहने के स्थान यानी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का निर्माण किया था। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वह इस प्रकार है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं और इसके आधार पर उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई जिसमें उनके आवर्त सारणी में 7 हॉरिजेंटल रॉ थे, 7 जो थे हॉरिजेंटल रॉ थे। इन हॉरिजेंटल रॉ को पीरियड्स कहा जाता है, जबकि वर्टिकल कॉलम जो ऊपर से नीचे की ओर कॉलम बनाए गए थे उनको ग्रुप्स कहा जाता है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ के आवर्त नियम पर आधारित है। विच स्टेट्स, वो अपने आवर्त नियम में क्या कहते हैं? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। मेंडलीफ के समय में जो ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या 63 थी। द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइड इंटू 7 हॉरिजेंटल रॉ। उनका जो आवर्त सारणी था उसमें 7 क्षैतिज कतारें थी। उन क्षैतिज कतारों को पीरियड कहा जाता है और 8 वर्टिकल कॉलमन से जिनको जो है ग्रुप्स कहा जाता है। बाद में जो है मेंडलीफ के आवर्त सारणी को जब मॉडिफाइड किया गया, रूपांतरित किया गया, जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उसमें जीरो ग्रुप यानी शून्य वर्ग को शामिल किया गया। जीरो ग्रुप वाज एडेड लेटर ऑन द मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में शून्य वर्ग को बाद में जोड़ा गया। मेंडलीफ महोदय ने अपने पीरियोडिक टेबल, अपने आवर्त सारणी में कुछ ऐसे तत्वों के बारे में भी जानकारी दी जो उस समय ज्ञात नहीं थे। उसके लिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया और कुछ तत्वों के जिनके परमाणु भार जो थे वह गलत निकाले गए थे उसको उन्होंने दुरुस्त किया। उन्होंने हाइड्रोजन के स्थान को दुरुस्त करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक हाइड्रोजन के स्थान के बारे में, हाइड्रोजन का स्थान जो है वह दुरुस्त नहीं किया जा सका है। तो इस प्रकार मेंडलीफ महोदय के द्वारा प्रस्तुत जो पीरियोडिक टेबल है, कंप्यूटर महोदय आप उसको प्रस्तुत करें और मेंडलीफ महोदय को भी जरा स्टूडेंट्स के सामने। बच्चों, ये है मेंडलीफ साहब और ये है उनकी आवर्त सारणी। आप वीडियो को पॉज करें और मेंडलीफ साहब को और उनकी आवर्त सारणी को देख लें, करें।
अब हम लोग आगे चलते हैं कि मेनलिप की आवर्त सारणी क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कारण है। तो मेनलिप की आवर्त सारणी के क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और मेंडलीव की आवर्त सारणी के कौन कौन से दोष थे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के आवर्त सारणी का क्या महत्वपूर्ण है, का सारणी का महत्व बतलाना है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जब बन गई, दामित्री इवानोव मेंडलीव इनका पूरा नाम था, दामित्री इवानोव मेंडलीव। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद जो था, तत्वों का सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करने की सुविधा हुई, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। इस आवर्त सारणी के बनने के बाद क्या हुआ, हम तत्वों का जो है सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना शुरू कर दिए। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इन्होंने नए तत्वों की भविष्यवाणी की, एंड दियर प्रॉपर्टीज, और उनके गुणों के बारे में भी बताया। ही लेफ्ट स्पेस फॉर द एलिमेंट्स एट टू बी डिस्कवर्ड। बाद के वर्षों में इन तत्वों की खोज हुई और उन खाली जगहों पर इन तत्वों को वास्तविक रूप से रखा गया, जो मेंडलीव महोदय ने अपने पीरियोडिक टेबल में रिक्त स्थान छोड़ी थी। ही लेफ्ट स्पेस फॉर गैलियम, गैलियम के लिए जो स्थान छोड़ी थी उसका नाम दिया था एका एल्युमिनियम, और जर्मेनियम के लिए जो स्थान छोड़ी थी उसका नाम था एका सिलिकॉन। एटॉमिक मासेज करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट, वैसे तत्व जो संदिग्ध थे, जिनकी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान जो था, परमाणु भार जो था संदिग्ध था, ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्सेप्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज, उसमें उन्होंने उसकी स्थिति और उसके गुण के आधार पर सुधार किया। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है काफी महत्वपूर्ण है अध्ययन के लिए। अब हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। हम लोगों ने अभी देखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या महत्व है। तो हम लोगों ने देखा कि तत्वों का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने में की सुविधा हुई। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बनने के बाद नए तत्वों की भविष्यवाणी की गई और उनके गुणों के बारे में भी बतलाया गया। और तीसरी प्रमुख बात थी कि जो तत्व थे उनके संदिग्ध तत्व, जो संदिग्ध तत्व थे जिनके परमाणु भार संदिग्ध अवस्था में थे, उनके परमाणु भारों में सुधार किया गया। अब हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। डिमेरिट्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या दोष हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें हाइड्रोजन के स्थान के बारे में जो है संदिग्ध अवस्था पैदा कर दी गई। हाइड्रोजन को जो है वह अल्कली मेटल के साथ भी रखा गया और इसको हैलोजन के साथ भी रखा गया। ऐसा इसलिए होता है, आज भी हाइड्रोजन का स्थान संदिग्ध अवस्था में है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, मतलब अल्कली क्षार धातुओं के समान, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के समान एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। और दूसरी स्थिति यह है कि हाइड्रोजन ही वह तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे हैलोजन जो है उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हाइड्रोजन भी उस गुण का अनुपालन करता है, इसलिए हाइड्रोजन का जो स्थान है वह मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित नहीं की गई। दूसरा बात है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। उस समय समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। बाद के वर्षों में जब समस्थानिकों की खोज हुई तो क्या हुआ,
समस्थानिकों की खोज हम जानते हैं कि समस्थानिक वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। इस आधार पर चूंकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वह एटॉमिक मास पर आधारित थी, तो इस आधार पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो तीनों के लिए अलग अलग स्थान देना चाहिए, तो ये डाउटफुल रहा। तीसरी बात था, कुछ ऐसे तत्व थे जिनके व्यवहार जो थे वो अलग अलग तरीके के थे, उनको एक साथ रखा गया, लेकिन उनके व्यवहार को अगर देखा जाए तो उनका व्यवहार जो था वह अलग अलग था। जैसे मेंडलीव महोदय ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में सजाया था। चूंकि उन्होंने कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 होता है, निकेल का एटॉमिक मास जो है 58.71 होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल को बाद में रखा, जबकि उन्होंने कहा कि तत्वों के गुण जो होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनोइड्स, लेंथेनाइट्स और एक्टेनोइड्स के लिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं दी। बाद के वर्षों में जो है लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स के लिए जगह बनाए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष थे। अब देखते हैं इंग्लिश वाले आपके लिए है, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ए विथ एल्केली मेटल्स। हाइड्रोजन को एल्कैली मेटल के साथ फर्स्ट ए के ग्रुप फर्स्ट ए में, बट इट इज ऑल्सो रिजेंबल्स विथ हैलोजन, साथ ही साथ इसको हैलोजन वर्ग के साथ भी रखा गया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, एटॉमिक मासेज, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेज। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आइसोटोप्स के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अलग अलग एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान देना पड़ता, तो इसके बारे में मेंडलीव महोदय ने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। एंड एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, बिना ही किसी जस्टिफिकेशन के जो है उन्होंने कुछ तत्वों के व्यवहार जो थे उनको स्थान जो थे उनको असंगत बना दिया। जैसे कोबाल्ट का, कोबाल्ट नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज 58.93 while atomic mass of nickel is 58.71. कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकेल, कोबाल्ट को निकेल के पहले रखा गया, जबकि होना क्या चाहिए था, इसको बाद में रखना चाहिए। मैंगनीज वाज प्लेस्ड विथ हैलोजन, और मैंगनीज को कहाँ रख दिया गया, हैलोजन के साथ रख दिया गया। पोजीशन ऑफ लेंथेनोइड्स एंड एक्टेनोइड्स, लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स वी आर नॉट प्लेस्ड इन द मेंडलीव्स मेन पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का जो मुख्य, जो प्राथमिक पीरियोडिक टेबल था, उसमें लेंथेनाइट्स और एक्टेनोइड्स के लिए कोई जगह नहीं दी गई। इस प्रकार स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 के दूसरे भाग, जिसमें हम लोगों ने लोथर मेयर का जो है एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के बारे में अध्ययन किया और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव के बारे में अध्ययन किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।